जय श्री महाकाल दोस्तों। स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कमल आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उनकी पाठ्यपुस्तक गणित का अध्याय नंबर 1 जो वास्तविक संख्या है उसको पढ़ रहे हैं। और पहली कक्षा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज हम कक्षा 2 पढ़ेंगे, भाग 2। इस भाग 2 में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसका क्या उपयोग है और इससे संबंधित कुछ उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 इनको पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में या इसी कक्षा में प्रश्न वाली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 इसे कैसे सोल्व किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले हम इन दो परिभाषाओं को समझेंगे। तो एक तो है अभाज्य संख्या, इसको समझेंगे। अगली रहेगी हमारे पास भाज्य संख्या, इसको समझेंगे ये क्या होता है, इनकी व्याख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है दोस्तों जिसके केवल दो गुणनखंड, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और परिभाषा इसकी होती है दोस्तों, जिस संख्या में एक और स्वयं संख्या का भाग जाता है वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उदाहरण में आएगा, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह होती है 2, उसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 5, उसके बाद आएगी 7, उसके बाद आएगी 11, फिर 13। ऐसे यह संख्या अनंत तक जाएगी। उल्टा आठ को हम दोस्तों बोलते हैं इन्फिनिट या अनंत। इसका मीनिंग होता है अनंत। अब इसमें जैसे कि संख्या लिखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये अभाज्य संख्या, इनमें केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दो गुणनखंड? एक तो इन सभी में कॉमन होगा एक, एक इन सभी का गुणनखंड है। और एक संख्या जो दे रखी है वो स्वयं इसके गुणनखंड हो। ये दोनों दो ही इनके केवल गुणनखंड होते हैं। अब अगली परिभाषा हमारे पास भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिस संख्या में तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या में सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है दोस्तों 4। उसके बाद जो नंबर आता है 6, फिर आता है 8, फिर आएगा 9, उसके बाद आती है 12, उसके बाद आएगी हमारी 14 और अगली संख्या आएगी हमारी 15। ऐसे वह अनंत तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगी, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अब इनमें गुणनखंड जो होंगे, या तो किस संख्या में तीन गुणनखंड होंगे या किस संख्या में तीन से अधिक भी गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम इन संख्याओं के जो अपने लिखी है इन संख्याओं का गुणनखंड देखते हैं। 4 है, 4 का एक गुणनखंड होता है, 2 होता है और एक 4 स्वयं होता है। ये तीन गुणनखंड इसके होते हैं। 6, 6 का एक होगा, एक 2 होगा, एक और 3 होगा, एक और होगा 4। तो देखो इस संख्या में गुणनखंड है 3 और इस संख्या में गुणनखंड निकला 4। ऐसे इन सभी में अलग अलग होंगे गुणनखंड, और उनमें से भी कम से कम 3 गुणनखंड हर संख्या के होंगे, और अधिक से अधिक 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा समझाई है ये आपको समझ में आई होगा। और ये बस परिभाषा समझने के बाद हम पढ़ते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसका कथन क्या है।
तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, इसका कथन है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जो भाज्य संख्या होती है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। वही आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मीनिंग समझते हैं दोस्तों, इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण की सहायता से मान लीजिए कि 6 जो है एक भाज्य संख्या है। अभी आप लोगों ने पिछली कक्षा में देखा है। पिछली कक्षा में देखो ये 6 दिख रहा है आप लोगों को, ये 6 एक भाज्य संख्या में है। अब भाज्य संख्या में है तो भाज्य संख्या इसके अभाज्य संख्या लिखनी है। इसमें अभाज्य संख्या जो होती है 2 से स्टार्ट होती है और 2, 3, 5, 7 ऐसे अनंत तक जाती है। तो इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, तो दो 6 है, 6 को 2 और 3, 2 गुणित 3 करके लिखते हैं तो 26 आएंगे, और 3 गुणित 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। तो ये दोनों संख्या जो हमारे पास है, दोनों संख्या हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। तो परिभाषा जो जो कथन बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जो 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणित 3 करेंगे तब भी 6 आएगा। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, इनका क्रम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं तो यह अद्वितीय होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ इसका उपयोग होता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मुख्य रूप से उपयोग संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम पढ़ेंगे एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध क्या है। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या है। एचसीएफ एलसीएम में संबंध होता है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और गुणित और एलसीएम के बराबर होता है, उनके एलसीएम के बराबर होता है। इस संबंध से हम पहली संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं, या पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम। इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इस रूप से हम इस मान लो 4 एलिमेंट है मेरे पास, 4 में से कोई 3 दे रखेगा। मान लो पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है और एचसीएफ दे रखा है, तो हमें एलसीएम निकालना रहेगा। अगर पहली संख्या निकालना हो तो हमारे पास दूसरी संख्या एचसीएफ और एलसीएम दे रखा होगा। अगर एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम दे रखा होगा, दूसरी संख्या दे रखी होगी, पहली संख्या दे रखी होगी। अगर दूसरी संख्या निकाल रहे तो पहली संख्या दे रखी होगी और एचसीएफ दे रखा होगा और एलसीएम दे रखा होगा। अब इससे पहली संख्या का सूत्र क्या बनेगा, पहली संख्या का सूत्र बनेगा हमारे पास मित्रों, पहली संख्या बराबर पहली संख्या के साथ गुणा में गुणता दूसरी संख्या, तो वो आ जाएगा बट्टे में दूसरी संख्या, और एचसीएफ गुणित एलसीएम आ जाएगा हर में। जो गुणा में हो तो हमेशा बराबर से उठकर उधर जाता है, यानी कि पक्षांतरण जो होता है तो गुणे वाली संख्या भाग में जाएगी और भाग वाली संख्या गुणा में जाती है, प्लस वाली संख्या
माइनस में जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस में जाती है। ठीक है, तो अगली हमारी संख्या रहेगी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम, और पट्टी में आ जाएगी पहली संख्या। अगला हमारा फॉर्मूला तैयार होगा इसी संबंध से एचसीएफ ज्ञात करने का। एचसीएफ ज्ञात करने में हमारे पास पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे एलसीएम, और इसी से हम एक फॉर्मूला तैयार होगा एलसीएम ज्ञात करने। एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है एचसीएफ में होता है महत्तम समावर्त, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त। अब इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इसे ज्ञात करने से पहले हम जो संख्या दे रखी है उनको काटने का शॉर्टकट तरीका क्या है। शॉर्टकट तरीका ये होगा कि मान लीजिए हमें 2 दे रखा हो, अंतिम में अगर 2 है तो 2 से कटने वाली संख्या सोचो। 2 से कटने वाली संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8। अगर अंतिम में ये संख्या है 2, 0, 4, 6, 8, तो वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी या 2 से भाग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर अंतिम संख्या हमारे पास 5 है तो हमेशा आपको याद रखना दोस्तों कि वह संख्या कहीं ना कहीं 3 से या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास अंतिम में 1 है तो वह संख्या कहीं ना कहीं 3 से भी हो सकती है या फिर 7 से भी हो सकती है, कभी कभार 9 से भी हो सकता है। 9 में कैसे आता है? 9 बार में। तो 9 से मेरे हिसाब से नहीं होगा। 9 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है, इसलिए 9 हम नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हम सवाल में जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता लगी उस हिसाब से आपको हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को सोल्व करते हैं हम। सवाल को सोल्व करते हैं। 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से कटेगा, अंतिम संख्या 6 है तो 2 से कटती है, 2 तिया 6, 3 है तो 3 है ना 3। अब अपने पास से 20, 20 अंतिम संख्या 0 है तो 2 से कटेगा, 2 तिरपन 2, 0 में भाग जाएगा, से आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 पंजा के 10, फिर 5 से कटेगा, 5 एक 5। अब आगे बढ़ते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड, सवाल का भाग है 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 3। फिर हमारे पास 20 के अभाज्य गुणनखंड है 2 बार 2 और 1 बार 5 के अभाज्य गुणनखंड 1 बार 2 बार और 1 बार 5। इसे हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1। इससे हम निकालते हैं एच सी एफ।
एचसीएफ निकालेंगे, किस किस का निकाल रहे हैं हम एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे। 6 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ हमेशा दोस्तों जो हमने गुणनखंड निकाले उन गुणनखंडों में जो गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं, मान लीजिए 2 आया, 2 अगर 2 बार आया तो 2 बार लिखना है, 3 बार तो 3 बार लिखना है। जितनी बार आएगा उतनी बार, जितनी बार कॉमन आएगा उतनी बार हम उसको लिखते हैं। तो देखो दोस्तों, 1 2 है, एक बार इधर, क्या 3 इसमें ही? क्या नहीं, मतलब इसका अबिस्ट स्टेप क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम निकालें, किन किन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं हम? 6 का और 20 का एलसीएम निकालें। तो जो संख्या हमारे पास, जो संख्या दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, उनमें जो संख्या है गुणनखंड में उन सभी को एक बार लिखते देते हैं। तो क्रम वाइज लिखते हैं। सबसे पहले 2 लिखेंगे गुणित, फिर 3 लिखेंगे गुणित, फिर 5 लिखेंगे। अब 2 की अधिकतम घात हमारे पास कितनी है? अधिकतम घात हमारे पास 2 है। तो जितना अधिकतम घात होगी वो एलसीएम में लिखें। 3 की घात 1 है, 5 की घात 1, 2 की घात 2 हमारे पास होता है दोस्तों 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 या 15, 15 गुणित 4 करेंगे। 15 गुणित 4 करते तो कितना आता है? 15 चक्को 60 आएगा। तो अभीष्ट एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 और 20 का एलसीएम आएगा हमारे पास, वो आएगा 60। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हल में लिखते हैं तो सबसे पहले 96, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो लास्ट में 6 तो कटेगा 2 से, 2 से काटेंगे 2 चुका 8, 1 बचेगा, ये हो जाएंगे 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चुका 8, फिर 2 से कटेगा 2 एकन 2, 2 दूना 4, 12 आया। तो फिर 2 से कटेगा 2 छंग 12, लास्ट में अब फिर कटेगा 6 आया तो 6 कटेगा, 2 से 2 तिया 6, फिर लास्ट में 3 आया तो 3 एकन 3। अब हमारे पास है 404, 404 को अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले कटेगा अंतिम में 2, 4 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, भाग जाएगी 0 आ जाएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2 एकन 2, भाग जाएगी 0, 2 एकन 2। अब अभाज्य संख्या है 101, जो स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य से तो अब 101 से ही कटेगा, 101 101। अब बढ़ते हैं आगे, इस सवाल को अगली शर्त पे करेंगे। तो अगली शर्त पे 96, 96 के अभाज्य गुणनखंड। 5 कितनी बार है? लगभग 5 बार, 1 2 3 4 5। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है 3, 3 एक बार है। तो 2 कितनी बार? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, 5 बार। 5 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 3 को हम लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या है? 404, 404 में 2 2 बार है और 1 बार से 404 के अभाज्य गुणनखंड 1 बार 2, 2 बार 2 और 1 बार 101। इन संख्याओं को हम दोस्तों घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की घात 5 लिख सकते हैं और 3 की घात 1 लिख सकते हैं। इसी में हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं और 101 की घात 1 लिख सकते हैं। अब निकालना हमें क्या? एचसीएफ। सबसे पहले क्या बोला? एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है ना, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर, फिर उसके बाद एलसीएम निकालें। एचसीएफ ज्ञात करेंगे, किन किन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं? एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं 96, 96, 404, 404 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ मीन्स क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो।
एक बार दो इधर है, एक बार दो इधर है, दूसरी बार दो इधर है, दूसरी बार दो इधर है। और कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या दोस्तों? नहीं आ रही। तो जो कॉमन आई है उनको लिख दो। एक बार, दो गुणित दो करेंगे, चार हो जाएगा। इस संख्या का अभिष्ट एचसीएफ क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा। अब एचसीएफ की मदद से हम निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ की मदद से एलसीएम कैसे निकालते थे? तो अभी हम लोगों ने एक संबंध पढ़ा है एचसीएफ और एलसीएम में, उसकी सहायता से निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे में क्या आ जाएगा? एचसीएफ। देखो पहली संख्या हमारे पास 96 गुणित दूसरी संख्या है 404 और एचसीएफ हमारा क्या है? 4। तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और इसे काटेंगे 4 एकम 4, भाग जाएंगे 0, 4 एकम 4, क्या आ जाएगा? 101। 101 जो है दोस्तों हम इधर गुणा करके देख लेते हैं। 101 में 96 का गुणा करेंगे, 96 एकम 96, बच्चा 9, 96 का पारा जीरो बोले 0 और 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 96 का 96 क्या आएगा? इस संख्या का अभिष्ट एलसीएम क्या आएगा? अभिष्ट एलसीएम आएगा मित्रों इसका 9696। इस संख्या का अभिष्ट एलसीएम आएगा। आगे हम पढ़ते हैं कक्षा में उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में हम संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा 2 तिया 6, 3 से कटेगा 3, 6 का निकल गया। अब निकालेंगे हम मित्रों 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अंतिम में 2 तो कटेगा किससे? 2 से कटेगा। 2 तिया 6, एक बचा है, 2 छक्का 12, अंतिम में 6 है तो किससे कटेगा मित्रों? 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठा की 16, अंतिम में 8 है तो फिर भी 2 से कटेगा, 2 नमा की 18, फिर अंतिम में 9 है तो 9 आता है तो कहीं ना कहीं 3 से कटेगा, 3 नाम 27 और 3 एक ना 3। फिर 120 है, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले अंतिम में 0 तो 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 0 में भाग जाएगा ऐसे। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, फिर 0 से, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, फिर 3 से कटेगा, 3 पंजा 15 और लास्ट में कटेगा 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड लिखते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणित 3। अगली संख्या हमारे पास 72। 72 में 2 कितनी बार है? एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार 2 और 2 बार 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, एक बार, 2 बार। अगर इसे हम घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 3 हो जाएगा और 3 की घात 2 हो जाएगा। 72 के बाद है 120। 120 में 3 बार 2 है, एक बार 3 और एक बार 5। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? एक बार, दो बार, 3 बार, एक बार, एक बार। इसे घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। अब इससे हम क्या निकालेंगे? एल सी एफ। एच सी एफ किन किन संख्या निकालेंगे? 6, 72 व 120 का निकालेंगे। एस में क्या होता है? जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। कॉमन क्या क्या है? एक बार,
का 2 सब में, इसमें भी है, इसमें भी। एक बार का 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। क्या आएगा, मतलब 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 करेंगे तो आ जाएगा 6। इन तीन संख्याओं का अभिष्ट HCF क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम निकालते हैं LCM। LCM में क्या होता है, तो इनकी संख्या को निकालना है। 6 72 120 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसमें क्या होता है, एलसीएम निकालने में जो संख्या अपने पास अभाज्य गुणनखंड में आई है उन संख्याओं को सबको एक एक बार लिख दो। तो 2 एक बार आया है, 3 बार एक आया है और एक 5 आया है। इन संख्याओं, अब इसमें अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात 3, 3 की अधिकतम घात 2 और 5 की अधिकतम घात 1। अब देखो मित्रों, 2 की घात 3 यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 गुणित 2 का 3 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है हमारे पास 3 तिया 9 और 5 है 5। तो पाना 8 40, 5 गुणित 8 करें तो 40, गुणा किसका करना है, 9 का। 9 का पड़ा 0 में 0, 9 का पड़ा 4 में 9 चौको 36, 360। इस संख्या का अभिष्ट LCM क्या आएगा, 6 और 72 का LCM आएगा 360। ठीक है मित्रों, भाई आप लोगों को मैंने जो सवाल समझाए हैं वो सवाल समझ में आ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कक्षा में। आगे आते हैं हमारे पास प्रश्न वाली 1.1, 1.1। 1.1 का पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है, पहला सवाल हम सोल्व करते हैं। हमारे पास दे रखा है 140। 140 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा 0 अंतिम में, तो 2 सत्तर 14 और 0 ऐसे कैसे एज इट इज आ जाएगा। फिर अंतिम में 2 0 2 से कटेगा, 2 तिया 6, एक बचा 2 पंजे 10, अंतिम में 5 होता है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको अंतिम में 5 होएगा तो या तो 3 से कटेगा या वो संख्या 5 से कटेगा। 3 से तो कट नहीं रही, तो ये कटेगा 5 से, 5 सत्ता 35, फिर कटेगा 7 एक 7। ठीक है तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। 2 को हम इन सभी संख्याओं को घात कर मिलेंगे, 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। पहला सवाल आपका सोल्व हो गया। दूसरा सवाल है 156। 156 है, 156 को हम हल करते हैं। 156 दिया है, इसका निकालना हमें क्या, अभाज्य गुणनखंड। अंतिम में 6 तो कटेगा कहीं ना कहीं 2 से। 2 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा नहीं, 2 का भाग जाएगा हमारा 15 में। 2 सत्ता 14, एक बचा है 2 अट्ठा 16, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, एक बचा है 2 नाम 18, 39, 39 कटेगा हमारा 13 से, फिर 3 से, पहले 3 से काटेंगे, पहले छोटी संख्या। तो 3 एक 3 और 3 तिया 9, फिर 13 एक कम 13। क्या है, 56 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। ये हमारा दूसरा सवाल सोल्व हो। अब कोई आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 का हल हमारे पास क्या होता है, 3825, 3825 है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी अंत में 5 हो तो वह संख्या कहीं ना कहीं या तो 5 से कटेगी या 3 से। सबसे पहले 3 से देख लेते हैं। 3 इक्का 3, 3 दूना 6, 3 से 21, 3 बजे 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा है, 3 सत्ते 21, एक बचा है, 3 पंजा 15, कट जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 चुक 12,
3 दूना 6 और 3 पंजे 15। अब क्या 3 से कट रहा है, 3 एक 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। फिर कटेंगे 3 से बड़ी संख्या 5, 5 9 8 40 और 5 में 25। फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 7 35। फिर कटेगा 17 से, 17 एकम 17। अब इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य छूट गया। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, 1 बार 17 है। इसे घात के रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अगला सवाल समाप्त हो गया है। अगला सवाल हमारा है फोर्थ नंबर का सवाल है 505। इसको हल करते हैं। 505 को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इससे कट सकता है कहीं 3 से, तो शायद कट सकता है 3 से कट सकते हैं। देखते हैं 3 3 2 बचा है, 3 8 24, 3 6 18, 3 6 18। 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5। 5 एकम 5, 5 जाएगा 0, 5 जाएगा 0, 5 एकम 5। अब कहीं ना कहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 7 से। 7 से कटेगा 7 एकम 7, 3 बचा है, 7 चौको 28 और 7 तिया 21। अब कटेगा हमारी संख्या 11 से। 11 एकम, ये संख्या 11 एकम 11 और 11 क्या 33। फिर कटेगा 13 से। 13 एकम 13। इसका क्या आएगा? 500 सॉरी 5005 के अभाज्य गुणनखंड। एक बार 5, एक बार 7, एक बार 11 और एक बार 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल है हमारा आज की कक्षा का। उसका हल होगा 7429 जो है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। अंतिम में हमारे पास 9 है, तो 9 किसकी संख्या के बारे में आता है? तो 9 हमारे पास 3 के इसमें आ जाएगा, हमारे पास 7 के इसमें आ जाएगा, 13 के इसमें आ सकता है और 17 के इसमें आ सकता है। तो 3 से देख ले, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से 21, 19 में 3 के भाग। 7 से देख ले, 7 एकम 7, भाग जाएगा 0, 7 चौक 42, 7 से बन जाएगा। 13 से देख लो, 13, 13 बन जाए 65 और बचा है कुछ, क्या बचा है? 13 बन 65, बचा है 5 9, 13 से 3 कम, 13 से कटेगा। तो 17 से देख लेते हैं। 17 से देखते हैं इसे। 17 से भाग में अलग देख के दिखा देता हूँ आपको। 17 7429, 17 चौक 68, 14 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2, नहीं 6 बचेगा ना, 6 बटेंगे 6 6। क्या हो गया रे पेन को? सही हो गया। 6 बचेंगे, 6 में से जाए 0, ऊपर से उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे 2। 17 क्या, 17 51, 2 में से गया 5, 5 यहाँ बचे, ऊपर से उतारेंगे 9। 17 17 119, यानी कि 17 से पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 3 7, 437 में जा रहा है। उसके बाद 17 के बाद हम छोटी संख्या तो लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी हो गया हमारे पास 19। 19 होगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38,
और बचेगा हमारे पास 5। 19 क्या 57, बचेगा हमारे पास 23। 23 जो एक खुद अबा संख्या है तो 23 ही कटे, 23 ही कम 23। अब इसका 7,429 के अभाज्य गुणनखंड, आज गुणनखंड क्या होगा? 1 बार 17 गुणित 1 बार 19 गुणित 1 बार 23। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को जो आज मैंने पढ़ाया कक्षा में वो समझ में आया है। तो आप घर पे इन सवालों की एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स दोस्तों।